सिक्स चैप्टर में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है द्वितीय वृद्धि। और जो पढ़ने वाले हैं, देखो द्विबीजपत्री के तने में भी द्वितीय वृद्धि पाई जाती है और जो मूल होती है, जो जड़ होती है, उसमें भी द्वितीय वृद्धि हमको देखने को मिलती है। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने भेजा था फ्राइडे को, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीय वृद्धि है और प्राथमिक वृद्धि जो है उसमें क्या अंतर होता है। प्राथमिक वृद्धि वो वृद्धि होती है जिससे पौधे की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है ना, यानी जो तना होता है या जड़ होता है उसका जो शीर्षस्थ विभेजक होता है उसमें विभेदन होता है और जो उत्तक बनते हैं वो पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। पौधे की लंबाई यानी जड़ और तने की जो शीर्ष भाग है उनकी जो लेंथ होते हैं उनको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक वृद्धि जो होती है वो किसकी वजह से होती है, शीर्षस्थ विभेजक उत्तक जो होता है उसमें विभाजन के फलस्वरूप होती है और उसके फलस्वरूप प्राथमिक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। फिर आता है, हम आज पढ़ रहे हैं द्वितीय वृद्धि। द्वितीय वृद्धि जो होती है वो पार्श्व विभेजक जो होते हैं, साइड के अंदर जो होते हैं विभेजक यानी कोशिकाएं जिनकी विभेदित होती है, तो पार्श्व विभेजक उत्तक जो होते हैं उनमें विभेदन के फलस्वरूप क्या होता है, निर्माण होता है जिन उत्तकों का, उन्हें हम द्वितीय उत्तक कहते हैं। और द्वितीय उत्तक बनने के फलस्वरूप क्या होता है, पौधे की यानी जड़ और तने की चौड़ाई में क्या होता है, वृद्धि होती है। और ऐसा जो बहुवर्षीय यानी कई सालों तक जीवित रहने वाले जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके जड़ और तने में इस तरीके की वृद्धि हमको देखने को मिलती है ना। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे कि जो द्वितीय वृद्धि है एक्चुअली होती कैसे है। तो द्वितीय वृद्धि जो है उसके लिए हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो तना होता है उसमें एक्चुअल में द्वितीय वृद्धि जो है वो कैसे होती है। तने की द्वितीय वृद्धि है उसको हम देखने वाले हैं। तो तने में द्वितीय वृद्धि जो होती है वो दो चरणों में पूरी होती है। पहली आती है आपके पहली जो द्वितीय वृद्धि होगी वो रंभीय क्षेत्र में होगी और दूसरी होगी बाह्य रंभीय द्वितीय वृद्धि। दो क्षेत्रों में होती है, पहली है कौन सी, रंभीय, और दूसरी होती है बाह्य रंभीय, यानी दो चरण होते हैं इसके। अब आपको बताया था रंभीय क्षेत्र क्या होता है और जो बाह्य रंभीय क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो तने को जब हम अनुप्रस्थ काट में काटते हैं तो पहले पाई जाती है उपत्वचा, फिर उसके नीचे आती है आपकी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के नीचे वलकुट शुरू हो जाता है जिसमें आती है अधस त्वचा, अधस त्वचा के बाद सामान्य वलकुट, सामान्य वलकुट के बाद अंतस त्वचा, अंतस त्वचा के बाद परिरंभ, है ना, परिरंभ के बाद संवहनपूलीय क्षेत्र, एंड इसके बाद आती है आपके मज्जा, है ना। तो ये जो तीन क्षेत्र होते हैं वो आते हैं किसमें, रंभीय क्षेत्र कहलाते हैं, यानी परिरंभ से लगाकर संवहनपूल्य और मज्जा वाले ये तीन जो होते हैं वो रंभीय क्षेत्र में आते हैं, मतलब इसके अंदर। ठीक है, और बाकी जो बचते हैं वो किसमें आएंगे, बाह्य रंभीय क्षेत्र के अंदर। ये मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी क्या कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, हम लोग इसको देख चुके हैं, है ना। अब उसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा आता है कि रंभीय क्षेत्र यानी परिरंभ, संवहनपूल और मज्जा जो होती है उसके अंदर जो वृद्धि होती है उसमें किस तरीके के चेंजेस होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे रंभीय क्षेत्र, यानी पहला चरण हम इसका पढ़ रहे हैं। रंभीय क्षेत्र और बाह्यरंभीय क्षेत्र होता है, तो पहला हम जो चरण पढ़ने वाले हैं वो हमारा है रंभीय क्षेत्र में द्वितीय वृद्धि। और यहाँ पर जो मैंने आपको एरिया बना रखा है ना बेटा, ये सिर्फ मैंने रंभ वाला बनाया है। ये हो गई परिरंभ, ठीक है, ये आपके संवहनपूल हो गए और ये आपकी मज्जा हो गई। यही बनाया है सिर्फ मैंने, इसके बाहर का पोर्शन नहीं बना रखा डायग्राम के अंदर। तो हम लोग हमारा पहला चरण देख रहे हैं कि रंभीय क्षेत्र जो होता है उसमें द्वितीय वृद्धि जो होती है तनों में वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर रंभीय क्षेत्र के अंदर द्वितीय वृद्धि में देखो, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो तने होते हैं उनमें संवहनपूल कैसा होते हैं। तो संयुक्त प्रकार के संवहनपूल पाए जाते हैं। संयुक्त प्रकार के अंदर का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, तो ये संवहनपूल है आपके। ठीक है, अब जाइलम जो है ये प्राथमिक जाइलम है, ये अंदर की ओर, ठीक है, और ये बाहर की ओर जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा ये आपका फ्लोएम है, और बीच में ये जो देख रहे हो ये आपकी एधा है। तो यहाँ पर ये सब एधा है, संवहनपूल में ये एधा एधा
ठीक है, यहाँ पर ये फ्लोएम और ये जाइलम, ये जाइलम अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर की ओर है। ठीक है, LMNO P Q R S T U V W X, X बाद में आता है तो ध्यान रखो अंदर है, और फ्लोएम P पहले आता है तो P बाहर की ओर है इसके संवहन पूल में। ठीक है, वही फ्लोएम ही होता है। अब क्या होता है, एधा पाई जाती है यानी संयुक्त संवहन पूल होते हैं। ठीक है, वही फ्लोएम ही होते हैं। फिर उसके बाद यानी फ्लोएम बाहर होता है, एधा उपस्थित होती है यानी वर्दी प्रकार के संवहन पूल होते हैं और एक ही त्रिज्या पे पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, इसीलिए इन्हें बोला जाता है संयुक्त संवहन पूल है। ठीक, ये इसकी स्थिति है जाइलम और फ्लोएम की। अब एक चीज देखो कि यहाँ पर ये जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है एधा, उसे हम बोलेंगे अंतःपूली एधा। क्या बोलेंगे? अंतःपूली एधा, यानी पूल के अंदर संवहन पूल। संवहन पूल किससे मिलकर बना होता है बेटा? जाइलम और फ्लोएम से ही तो मिलकर क्या बनता है? संवहन पूल। तो ये एधा किसके अंदर है? संवहन पूल के अंदर है, इसीलिए इसे बोलेंगे अंतःपूलीय एधा। तो फर्स्ट चरण मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें लिखा है कि अंतःपूलीय एधा की कोशिकाएं क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने का मतलब इनमें विभाजन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, ये एक्टिव हो जाती है। ठीक है, फिर इनके एक्टिव होते ही यहाँ की कोशिकाएं, यानी ये जो संवहन पूल दिख रहा है और ये जो संवहन पूल दिख रहा है, यहाँ पर संयोजी उत्तक पाया जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी, मैंने आपको वापस से भेजे थे ये वीडियो ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। अगर आपने पहले के वीडियो अगर ढंग से नहीं देखे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं किए ढंग से, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है इस टॉपिक को समझने से पहले आप पहले के वीडियो जो हमने जड़ और तने की स्ट्रक्चर पढ़ी है वो आप ढंग से पढ़ें। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो उत्तक पाया जाता है ये संयोजी उत्तक होता है, हम पूलीय संयोजी उत्तक होता है, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है? इन जो दो संवहन पूल है उनके बीच का गैप को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ की जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती है, यहाँ की मृदुतकीय कोशिकाएं जो विभाजन बंद कर चुकी है, यानी इनमें कोशिका विभाजन रुक चुका है, वो फिर से क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, या दो संवहन पूलों के बीच की जो कोशिकाएं हैं, मृदुतकीय कोशिकाएं, वो फिर से सक्रिय हो जाती है। फिर से क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है और क्या करती है? जो विभाजनशील कोशिका का एक पट्टी बनाती है, ये इस तरीके से यहाँ हर जगह। ठीक है, तो इसे हम एधा कहते हैं। ये विभाजन होकर जो पट्टी बनी है ना, इसको हम कहेंगे। लेकिन ये एधा थी हमारी अंतःपूली एधा, और ये दो संवहन पूलों के बीच जो अंतर है यानी जो गैप है उसके अंदर है, इसीलिए इसे बोलेंगे हम अंतरापूलीय एधा। बात समझ में आई कि इस संवहन पूल और इस संवहन पूल के बीच में जो मृदुतकीय कोशिकाएं थी, उन्होंने अपना विभाजन जो है वो बंद कर दिया था, लेकिन फिर से यहाँ पर अपना विभाजन उन्होंने क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है, और एक जो एधा है उसका निर्माण कर दिया, और इस एधा को हम बोलेंगे अंतरापूलीय एधा। क्या बोलेंगे हम? अंतरापूलीय एधा बोलेंगे। तो दो एधा हो गई हमारे पास। कौन सी दो एधा हो गई? एक तो हो गई हमारे पास जो पूल के बीच में है, उसे हम कह रहे हैं अंतःपूलीय एधा, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और एक एधा वो जो किसके बीच में? दो संवहन पूलों के बीच में है। ठीक है, एधा की कोशिकाएं हमेशा विभाजन करती है यानी विभाजनशील रहती है, जिसका निर्माण किससे होता है? प्राथमिक जो उत्तक होते हैं उनके फिर से सक्रिय होने से। तो हमारे पास दो एधा हो गई, एक हो गई अंतःपूलीय एधा और दूसरी हो गई अंतरापूलीय एधा। अब ये आपस में अगर जुड़ जाती है तो आपको दिख रहा है कि रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, तो एक जो वलय बनता है ये वाला, इसे बोला जाता है संवहनीय एधा। क्या बोला जाता है? संवहनीय एधा। समझ में आ गया? संवहनीय एधा का क्या होता है? निर्माण होता है, और इस संवहनीय एधा जो होती है उसके द्वारा ही द्वितीय वृद्धि की जाती है। द्वितीय वृद्धि में होता कुछ नहीं है, द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अंतःपूलीय एधा और अंतरापूलीय एधा, इन दोनों ने आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लिया? संवहनीय एधा का निर्माण कर लिया। अब संवहनीय एधा जो है बेटा, उसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रंभीय द्वितीय वृद्धि पढ़ रहे हैं सिर्फ।
ठीक है, इसकी बात नहीं कर रही हूं मैं। तो रंभीय द्वितीय वृद्धि में हमारे पास क्या हो चुका है अभी तक, संवहनीय एधा का क्या हो गया है, निर्माण। तो संवहनीय एधा का क्या होता है, निर्माण होता है। और संवहनीय एधा जो होती है उसमें आपको अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है। संवहनीय एधा का निर्माण दो प्रकार की कोशिकाओं से होता है, नोट्स में दिया है मैंने, कोशिकाओं से होता है, दो प्रकार की कोशिकाओं से होता है। संवहनीय एधा का निर्माण दो प्रकार की कोशिकाओं से होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सी होती है, पहली होती है तर्कु रूपी आधक और दूसरी होती है द्वितीय किरण आधक। तर्कु रूपी आधक कोशिका, पहली प्रकार कौन सा है, तर्कु रूपी आधक कोशिका, और दूसरा है द्वितीय किरण आधक। ठीक है, यानी ये जो संवहनीय एधा है उसमें दो तरीके की कोशिकाएं मिलती है, कुछ तो ऐसी निकुली होती है, ठीक है, और कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। दो तरीके की कोशिकाएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो नुकीली जो होती है, देखो ये स्मॉल, ये यहाँ पर तो हमारी पाई जाएगी द्वितीय किरण आधक, ये यहाँ पर पाई जाएगी द्वितीय किरण आधक। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी संवहनीय एधा सारों में, ठीक है, वहां पर ये नुकीली नुकीली सेल्स पाई जाती है इस तरह से, जिन्हें हम बोलेंगे क्या, तर्कु रूपी आधक। हर जगह पे ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारी संवहनीय एधा होती है उसमें दो तरीके की कोशिकाएं हैं, संवहनों के बीच में आपको देखने को मिल रही है द्वितीय किरण आधक, और यहाँ पर जो नुकीली आपको देखने को मिलेगी संवहन फूलों में वो तर्कु रूपी आधक होती है। तो इस तरीके से दो तरीके की कोशिकाएं जो है हमें संवहनीय एधा के अंदर देखने को मिलती है। तो छोटी और समव्यासी होती है, समान व्यास वाली, वो तो होती है हमारी कौन सी, द्वितीय किरण आधक। ठीक है, ये आधक है। और ये हो गई तर्कु रूपी आधक, ये नुकीली होती है, ठीक है, थोड़ी सी लंबी होती है, नुकीले इसके सिरे होते हैं, मतलब इस तरीके से होती है ये, है ना, इस प्रकार की होती है। और समव्यासी और छोटी कोशिकाएं होती है वो हमारी होती है द्वितीय आधक कोशिकाएं। अब इनमें जब विभाजन होता है तर्कु रूपी कोशिकाओं में, तब हमारे पास बनते हैं द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम। ठीक है, और इनमें विभाजन होता है तो बनती है मज्जा किरणें। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये कोशिकाएं जो है हमारे पास द्वितीय किरण आधक, इनमें इस तरीके से विभाजन हो गए तो यहाँ पर जो कोशिकाएं बनेगी वो किसका निर्माण करेगी बेटा, इस संवहन फूलों के बीच में तो होगा आपके मज्जा किरणों का क्या होगा, निर्माण। और यहाँ पर देखो एक इस तरीके से, एक संवहन फूल को मैं समझा रही हूँ, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम। अब संवहनीय एधा है, संवहनीय एधा की कौन सी कोशिका यहाँ पे उपस्थित होती है, तर्कु रूपी आधक उपस्थित होती है, तिखी तिखी इस तरीके से। अब ये कोशिकाएं क्या करेगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो डिवाइड होगी तो दो सेल्स बनाएगी। अब देखो इधर भी सेल्स बनेगी, ये डिवाइड हुई तो इधर भी सेल्स बन गई, और यहाँ पर भी क्या हो गया, कोशिकाएं बन गई, बनी इस तरह से। तो देखो ये तो हो गया हमारा प्राथमिक जाइलम, सॉरी ये हो गया प्राथमिक जाइलम है, ये एक नया जाइलम बन गया, यहाँ पर एक नया फ्लोएम बन गया और ये पुराना फ्लोएम रह गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो जाइलम बनता है ना बेटा, ये जाइलम तो हो गया हमारा प्राथमिक जाइलम, है ना। पुराना जो है वो तो क्या कहलाएगा, पुराना जाइलम है वो तो कहलाएगा प्राथमिक जाइलम। ठीक है, और ये नया बना अंदर की ओर, एधा के अंदर की ओर बना, यानी एधा के नीचे की ओर बना, वो हमारा होगा द्वितीय जाइलम। ठीक है, और ये फ्लोएम तो हो गया, पुराना वाला जो था वो तो वैसे का वैसे रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे क्या, प्राथमिक फ्लोएम। और ये जो नया बन गया, ये नई पट्टी, ये एधा तो यहाँ रहेगी और ये नई पट्टी बन गई फ्लोएम की, ये क्या कहलाएगी, द्वितीय फ्लोएम। ठीक है, तो इसके निर्माण की वजह से ये फ्लोएम किधर खिसक रहा है, परिधि की ओर,
और इसके निर्माण की वजह से ये प्राथमिक जाइलम किधर खिंच रखा है, मज्जा की ओर, तो मज्जा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यही हमारी क्या है, रंभीय जो है द्वितीय वृद्धि होती है। रंभीय द्वितीय वृद्धि में अगर मैं आपको फिर से एक बार समझाऊं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये टॉपिक बच्चों को, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से समझो। वापस से मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या है इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, डायग्राम्स के थ्रू ही समझा देती हूँ मैं डायरेक्ट आपको, कि जो द्वितीय वृद्धि होती है तने के अंदर, पहले जो होती है वो रंभीय क्षेत्र में होती है और फिर बाह्य रंभीय होती है। तो रंभीय के अंदर परिरंभ आती है और संवहनपूल आते हैं इस तरीके से। तो ये संवहनपूल पाए जाते हैं, अंदर की ओर जाइलम होता है, फ्लोएम बाहर की ओर होता है। ये जाइलम, फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम, यहाँ पर भी जाइलम और ये फ्लोएम, बीच में क्या है हमारी, ये एधा है, लेकिन इस क्योंकि ये संवहनपूल में है इसे इसीलिए अंतःपूलीय एधा बोला जाता है ना। तो और यहाँ पर इनके बीच की कोशिकाएं फिर से सक्रिय हो जाती है और ये पट्टी बना लेती है। ये जो इस पट्टी को हम एधा बोलेंगे और ये जो पट्टी बनी इस एधा को हम क्या कहेंगे, अंतरापूलीय एधा। अंतरापूलीय एधा, अंतरापूलीय और अंतःपूलीय एधा जब जुड़ जाती है तो इसे बोला जाता है संवहनीय एधा। अब संवहनीय एधा में दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तर्करूपी आदक हो गई और दूसरी क्या हो गई, द्वितीय किरण आदक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो द्वितीय किरण आदक कोशिका पाई जाती है जिनका व्यास समव्यास होता है, और यहाँ पर कोशिकाएं जो पाई जाती है थोड़ी सी नुकीली से पाई जाती हैं। इनमें जब विभाजन होता है तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा द्वितीय जाइलम और इधर विभाजन होकर बनेगा द्वितीय फ्लोएम। ठीक है, तो पुराना फ्लोएम इधर खिसक गया और ये पुराना जाइलम अंदर की ओर खिसक गया, तो मज्जा क्या हो गई, छोटी। और ये जो हमारी द्वितीय आदक कोशिकाएं हैं जो इन संवहनपूल के बीच में है, वो क्या करेगी, मज्जा किरणों का क्या करेगी, निर्माण करेगी, जो जल के अरीय संवहन में क्या करती है, मदद करती है। तो ये यहाँ तक आपका हुआ रंभीय द्वितीय वृद्धि। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाह्य रंभीय द्वितीय वृद्धि। इसके चरण हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो इसके बाद हमारा आता है जो द्वितीय वृद्धि है उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट चरण जो होता है, रंभीय हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम देखेंगे बाह्य रंभीय द्वितीय वृद्धि। ठीक है, बाह्य रंभीय जो द्वितीय वृद्धि होती है वो कहाँ होती है, एक्चुअली वलकुट की कोशिकाओं में। हम लोग तने की काटते तो बेटा सबसे पहले उपत्वचा आती है, उसके नीचे बाह्य त्वचा, तो मैंने बाह्य त्वचा को बनाया है। बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा के नीचे जो है लेयर आती है कोशिकाओं की, इस प्रकार से। अगर मैं बनाती हूँ, आपके सीधे ही बना देती हूँ ऐसे लेयर गोल, समझ जाओ आप। ठीक है, क्योंकि टाइम फिर ज्यादा लगेगा बेटा। ये यहाँ पर, तो ये जो बाह्य त्वचा ये हो गई हमारी। इसके बाद ये आती है अधस त्वचा। ठीक है, अधस त्वचा के बाद आता है सामान्य वलकुट। ये लगभग क्या होता है, ये कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, ऑलरेडी पढ़ा है हमने, 3 लेयर होती है इसमें मिनिमम, है ना, 3 से 5 तक होती है इस तरीके से। तो ये होता है हमारा वलकुट। तो ये वलकुट, ये 3 लेयर मैंने बना दी है, और फिर इसके नीचे आ जाती है हमारी वलकुट के बाद जो आती है वो क्या आती है, अंतस त्वचा, है ना। और इसके बाद आती है परिरंभ और संवहनीय क्षेत्र। वो जो हम परिरंभ या हम बोले रंभीय द्वितीय वृद्धि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अंतस त्वचा के बाद आती है हमारी परिरंभ, और परिरंभ के अंदर क्या होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बाह्य रंभीय द्वितीय वृद्धि। तो बाह्य रंभीय जो द्वितीय वृद्धि होती है बेटा, वो किसकी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है। ये जो आप वलकुट देख रहे हो ना, इस वलकुट की जो कोशिका होती है, यानी ये 3 लेयर, 1, 2 और 3। सबसे पहले बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के नीचे अधस त्वचा, अधस त्वचा के नीचे 3 लेयर्स में वलकुट, वलकुट के बाद अंतस त्वचा और फिर परिरंभ है ना। तो ये जो वलकुट देख रहे हो इसकी कोशिकाएं जो हैं, ये वलकुट बना किसका होता है एक्चुअल में, मृदुतकीय कोशिकाओं का क्या होता है, बना हुआ होता है।
और ये जो मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है, ये वल्कुट जो है वो लगभग 3 लेयर्स तो होती है ना उसके अंदर। तो ये जो लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, कोशिकाओं की जो बीच वाली लेयर होती है, ये कोशिकाएं जो है पहले क्या कर गई होती है, विभाजन इनमें बंद हो गया होता है, यानी डिवाइड होना इन्होंने क्या कर दिया था, बंद हो गया था। लेकिन ये फिर से क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। मृदुतक उत्तक क्या होता है, इसका मैं प्रकार ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पहले के वीडियोस आपको सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप देख लें ना। तो जो वल्कुट होता है उसकी जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं जिन्होंने विभाजन बंद कर दिया था, वो फिर से क्या करना शुरू कर देती है, विभाजन करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वल्कुट की मृदुतकीय जो कोशिकाएं होती है वो पुनः क्या कर देती है, सक्रिय हो जाती है। और जो सक्रिय कोशिका, सपोज ये बीच वाली लेयर, 3 लेयर है, 1 2 3 वल्कुट वाली, तो ये बीच वाली जो कोशिकाएं हैं वो इस तरीके से क्या हो गई है, सक्रिय हो गई है। मतलब इनमें डिवाइडेशन क्या हो गया है, शुरू हो गया है। अगर आप मानो कि ये तैयार हो गई है फिर से विभेदित होने के लिए, ठीक है, तो सक्रिय हो गई। तो ये जो सक्रिय कोशिकाओं से बनी हुई पट्टी है उसे हम बोलेंगे कॉर्क एधा। क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्क एधा। ये जो बीच वाली लेयर है जिसकी कोशिकाएं एक्टिव हो गई है कि अब वो फिर से क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, तो इन कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, कॉर्क एधा बोलेंगे। अब ये कॉर्क एधा की सपोज ये एक कोशिका में उठाती हूँ और इसमें विभाजन होता है, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन का मतलब इस तरीके से विभाजन होता है। तो आपको देखो, अगर ये एक नहीं और मैं 2 लेती हूँ या 3 कोशिकाएं लेती हूँ ना, पहली, दूसरी और तीसरी, अगर मैं इसको ऐसे परिणत डिवाइड करती हूँ, मतलब ऐसे बीच में से डिवाइड कर देती हूँ, तो आपको दिख रही होगी एक लेयर इधर दिख रही है अंदर की ओर, और एक बाहर की ओर, 2 लेयर दिख रही है सेल्स की। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है कि ये कोशिकाएं क्या करती है, इस तरीके से डिवाइड हो जाती है बेटा। और डिवाइड होने के बाद अंदर और बाहर की ओर 2 लेयर बनाती है। बाहर की ओर जो लेयर बनती है उसे कहा जाता है कॉर्क या काग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्क या काग। और अंदर की ओर जो बनती है उसे द्वितीय वल्कुट। ये अंदर की ओर, ये अंदर की ओर बनी है ना, तो इसे बोलेंगे द्वितीय वल्कुट, है ना। तो ये अगर मैं सपोज ये एक कोशिका, यहाँ पर मैं कोशिकाएं बना रही हूँ वल्कुट की, ये और ये सक्रिय कोशिकाएं हैं और इनमें फिर से अगर विभाजन होता है इन कोशिकाओं में, ठीक है, ये इस तरीके से डिवाइड हो रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 कोशिकाएं बन रही हैं। ये पहली और ये दूसरी, ये पहली और ये दूसरी, ये पहली और ये दूसरी, 2 कोशिकाएं बन रही है। तो ये वाली जो लेयर है वो बाहर की ओर है, इसे कॉर्क एधा इसे हम कहेंगे कॉर्क, ठीक है। और अंदर की ओर जो बनेगी उसे क्या बोलेंगे, हम द्वितीय वल्कुट बोलेंगे। तो बाहर की ओर क्या बनी, कॉर्क, और ये क्या बनी बेटा, द्वितीय वल्कुट, ठीक है। तो ये द्वितीय वल्कुट और ये हमारी क्या हो गया, ये सॉरी ये द्वितीय वल्कुट है और ये क्या हो गई हमारी बाहर की ओर कॉर्क हो गई, है ना। तो इस तरीके से क्या बनती है, हमारे जो कार्क होती है और क्या बनती है, द्वितीय वल्कुट का क्या होता है, निर्माण होता है। अब द्वितीय वल्कुट और ये बने तो इससे क्या होगा, नई लेयर्स अगर बन रही है तो कोशिका जो भी हमारा तना है उसकी चौड़ाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो यही तो है द्वितीय वृद्धि की, पौधे की क्या हो रही है, तने के भाग की क्या हो रही है, चौड़ाई बढ़ रही है। आ रही बात समझ में। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिडर्म क्या होता है, तो कॉर्क एधा, कार्क और द्वितीय वल्कुट, कॉर्क एधा, कार्क और द्वितीय वल्कुट मिलकर क्या कहलाते हैं, तीनों को कंबाइंडली पेरिडर्म कहा जाता है। और पहले के जो टाइम होता था उसमें अगर आप लोग देखते हो कांच की बोतल होती है, उनको सील करने के लिए, जैसे ये बोटल्स हैं, इन बोटल्स को सील करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, लकड़ी का गट्टा लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कार्क, है ना। तो ये कार्क जो होता है यही होता है, ये कार्क होता है जिसे लगाया जाता है। कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है, क्वेडम सुबर नामक, ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है कि बोटल्स में लगाई जाने वाली कॉर्क जो होती है ये किससे प्राप्त की जाती है, तो क्वेडम सुबर नामक जो प्लांट होता है उससे प्राप्त किया जाता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं बाहर की ओर, इनके ऊपर सुबेरिन नामक पदार्थ का जमाव होता है, इसीलिए इस पौधे में सुबर आ रहा है, ध्यान रखना। सुबेरिन जो पदार्थ होता है उसका जमाव इसकी कोशिका भित्तियों पर पाया जाता है, इसीलिए इस क्वेडम सुबर्म कहा जाता है। तो ध्यान रखो, कुछ नहीं है बाह्य रंभीय द्वितीय वृद्धि के अंदर कि यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी जो वल्कुट होता है, वल्कुट की कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती है,
सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के बाद क्या कहलाती है? कॉर्क-एधा कहलाती है। कॉर्क-एधा में परिणत विभाजन होता है, ठीक है। परिणत विभाजन के फलस्वरूप नई लेयर्स बनती है। बाहर की ओर जो बनती है उसे कॉर्क कहा जाता है और अंदर की ओर जो बनती है उसे द्वितीय वलकुट कहा जाता है। ये डिवाइडेशन रिपीटेडली जब होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ उत्तकों की मात्रा बढ़ती है और इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये द्वितीय वृद्धि है, ठीक है। इसके बाद आता है छाल। छाल क्या चीज होती है बेटा? हम लोग देखते हैं ना पौधे की छाल। तो कॉर्क-एधा के बाहर स्थित वृक्ष के सभी मृत भाग, कॉर्क-एधा के बाहर जितने भी वृक्ष के मृत भाग होते हैं उन सबको मिलाकर क्या बनती है? क्या बनेगी? छाल बनेगी, जिसे बार्क कहा जाता है। पौधे की छाल का निर्माण क्या होता है? अगर डेफिनेशन दे तो कॉर्क-एधा के नोट्स के अंदर दिया हुआ है। तो कॉर्क-एधा के बाहर जितने भी मृत उत्तक होते हैं वो मिलकर छाल का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर द्वितीय फ्लोएम आ जाता है, प्राथमिक फ्लोएम आ जाता है, प्राथमिक वलकुट आ जाता है, द्वितीय वलकुट आ जाता है। देखो अंदर वाला ये नया जो हिस्सा बना ये द्वितीय वलकुट कहला रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये प्राथमिक वलकुट कहलाएगा। आ रही बात समझ में? ये नीचे अंदर की ओर जो बना ना, अंदर की ओर ये जैसे ये बना था, इसको तो कॉर्क कह दिया था, इसको हमने क्या बोला? अंदर वाले को द्वितीय वलकुट ही बोला ना। तो ये जो बाकी जो बचे मिडल वलकुट है ये सक्रिय हुआ था, ये तो बच गया ना, ये भी वलकुट का ही तो हिस्सा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक वलकुट। तो जो प्राथमिक वलकुट होता है, द्वितीय वलकुट होता है, ये जब मृत हो जाता है, ये काग-एधा होती है, ठीक है। काग-एधा हो गया, द्वितीय वलकुट हो गया, प्राथमिक वलकुट हो गया। ये जो मृत भाग होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? छाल कहते हैं। ये छाल का निर्माण करते हैं। द्वितीय वलकुट, प्राथमिक वलकुट, ये काग हमारी हो गई मृत, ये सब मिलकर छाल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये हमारे पौधे के अंदर क्या होती है? द्वितीय वृद्धि होती है, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन से भाग में? तने वाले में, मूल में हम लोग कल पढ़ेंगे।